Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter oscillation और आज के जो टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे वो करेंगे बेटा पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ बट स्मॉल एम्पलीट्यूड. पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ बट स्मॉल एम्पलीट्यूड ये हमारे आज के इस टॉपिक की क्या है, हेडिंग है, जहां से हम लोगों को आज स्टार्ट करना है. अब देखो यहां पर क्लियरली मेंशन है पेंडुलम की जो लेंथ है वो लार्ज है. ठीक है, लार्ज लेंथ वाला पेंडुलम है. तो यहां पर जो हम लोग लेंथ ऑफ द पेंडुलम कंसीडर करते हैं वो अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में कंपैरेबल होती है. इसका मतलब क्या है कि जो पेंडुलम होगा उसकी जो लेंथ होगी वो अराउंड लेंथ ऑफ रेडियस के बराबर होगी. लेंथ ऑफ रेडियस की लेंथ के बराबर होगी. किसके? अर्थ की रेडियस की लेंथ के बराबर होगी. हालांकि हमको कुछ इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, लेकिन पहले अब ये वाले एक छोटे से टॉपिक को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं. मान के चलो देखो ये आपकी अर्थ है और ये अर्थ का क्या मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं. तो ये देखो यहां पर ये इसकी मैं क्या मान लेता हूं, रेडियस मान लेता हूं. ठीक है, ओके. अब हमारे पास में यहां पर एक है पेंडुलम. ठीक है, यहां पर क्या है, एक पेंडुलम है. ये मैंने यहां से सीधी सीधी ये डिस्टेंस यहां पर ले ली है. और ये जो पेंडुलम है इसकी जो लेंथ है वो हम लोग एज यूजुअल जैसे एल मानते हैं वैसे ही मानेंगे. और इसको यहां पर देखो स्मॉल एम्पलीट्यूड, मतलब इसका जो ऑसिलेशन है वो काफी स्मॉल है. ठीक है, इस समय यहां पर आपके पेंडुलम का बॉब है, इसकी लेंथ एल है. ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि मान के चलो ये यहां से मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों को आपस में मिला देता हूं. ठीक है, और जब ऐसा मिला रहा हूं तो यहां पर एक पॉइंट और समझ लीजिए, ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस कितना गया है, इधर में गया है. और ये अब अर्थ से भले ही थोड़ा सा ऊपर बना है लेकिन ये वाली डिस्टेंस अभी भी क्या है, आर के इक्वल ही है. ठीक है, आर के क्या है, इक्वल है. वो आपकी लेंथ ऑफ द पेंडुलम के लिए मैंने एल ले ली. अब यहां पर दो चीजें, दो एंगल और मैं मेरे साइड से कंसीडर कर रहा हूं और वो एंगल है आपके पास में, लेट्स से दिस इज योर एंगल थीटा और दिस इज योर एंगल फाई. ठीक है, एक थीटा एंगल ले लिया, एक फाई एंगल ले लिया. और मैंने यहां पर पहले ही बोला हुआ है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए कर रहे हैं, लेकिन पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या है, लार्ज है. ठीक है, ओके. जब ये पेंडुलम की यहां पर पोजीशन होगी तो उस पोजीशन में आपका जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, क्या होगा, जरा आप बता सकते हैं, यस और नो? चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा. मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूं. इस लाइन को क्या कर रहा हूं, आगे की तरफ एक्सटेंड कर दे रहा हूं. और आगे एक्सटेंड करने के पश्चात यहां पर यदि ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल यदि फाई है, तो मेरे पास में देखो क्या, कौन सा एंगल कहां पर क्या बना सकता हूं, जरा सोचने की कोशिश करो. यदि मान के चलो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल अल्फा प्लस का बीटा होता है. यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी रिकॉल कर पा रहे होंगे तो वहां से मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, सो यहां पर ये वाला एंगल आपके पास में थीटा प्लस का फाई मिल जाएगा. कितना मिल जाएगा, थीटा प्लस का फाई. यहां पर ये वाला एंगल आपको देखने को मिलेगा. अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो इस सिचुएशन में यहां पर आप एक फोर्स की जो बात करोगे वो लगेगा आपका एम जी. कितना लगेगा, एम जी लगेगा, यस और नो? एम जी देखो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर रिकॉल होना चाहिए. एम जी जो फोर्स लगता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं लगाते हैं, वो लगाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ी कर बैठोगे. कहां लगाना है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. कहां लगाना है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. हालांकि जो हमारे पास में जो चीजें होती हैं उसमें जनरली हम लोग अर्थ को ऐसे मानते हैं तो mg ऐसे ले लेते हैं, लेकिन यहां जो पेंडुलम है उसकी लेंथ काफी बड़ी है तो हमारे पास भले ऑब्जेक्ट यहां है तो mg नीचे की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है. क्या ये पॉइंट आपको आता है? आता है तो बहुत ही बढ़िया.
अच्छा ये एंगल थीटा प्लस फाइव मैंने वहां पर दिया है, उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। काम ये होगा कि भैया आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। तो इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका mg कॉस थीटा प्लस का फाई, और एक ये वाला कंपोनेंट आएगा जो आएगा mg साइन थीटा प्लस का फाई। बोलो सही है क्या? तो आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो कितना आएगा बोलो? ये फोर्स है mg साइन थीटा प्लस फाइव जो इसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो आप जो f लगेंगे रखेंगे वो रखेंगे माइनस का mg साइन थीटा प्लस का फाइव। बोलो इसके अगला स्टेप क्या होगा? इसके अगला स्टेप जो होगा, यहां पर देखो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जहां पर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ने वाली है। वो क्या है? देखो मैंने इसमें बोला है स्मॉल एम्पलीट्यूड, तो मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूं यहां पे, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड। स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए आप जानते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी परिवर्तित हो जाएगी, और किस प्रकार से आएगी? तो आप कह देंगे आपका जो फोर्स है वो आएगा माइनस का mg थीटा प्लस का फाइव। बोलो सही है क्या? नाउ फिर से मैं आगे करता हूं, और फिर से फॉर स्मॉलर एम्पलीट्यूड, फॉर स्मॉलर एम्पलीट्यूड, छोटे एम्पलीट्यूड के लिए मैं थीटा को फिर से अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा और फाई को अप्रोक्सीमेटली साइन फाई लिख रहा हूं। ठीक है, ये डेरिवेशन करने का तरीका है बेटा। पर्टिकुलर डेरिवेशंस में हम लोगों को पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा f बराबर माइनस का mg ब्रैकेट के अंदर में साइन थीटा प्लस का साइन फाई। अब यदि आप वैसे देखोगे तो साइन थीटा प्लस फाई का प्रीवियस स्टेप को यदि आप देखोगे तो यहां पर फिर आपको साइन थीटा प्लस फाई का एक्सपांशन करना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। तो वहां से इसका रिजल्ट नहीं निकल के आता है। तो कई डेरिवेशन ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने इन अजम्पशंस के बेसिस पर ही लिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और यदि आप बोलोगे सर नहीं आम तो लेके ही बताओ इसको, तो उस केस में क्या हो जाएगा जरा दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि कई लोगों के मन में तो चल ही रहा होगा। वो क्या है सुनिए, साइन थीटा प्लस का फाई, इसे आप लिख दोगे साइन थीटा कॉस फाई प्लस का, सीधा ही सीधा चलता हूं, प्लस का कॉस थीटा साइन फाई बराबर है। अब यहां पर एज पर द गिवन कंडीशन थीटा और फाई क्या है? स्मॉल है। तो जब थीटा और फाई स्मॉल होते हैं तो आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए, फॉर स्मॉलर थीटा कॉस थीटा जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और कॉस फाई है वो भी किसके इक्वल आएगा? 1 के ही इक्वल आएगा। तो आप इसे लिख दोगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, 1 इंटू साइन फाई। तो होना वही है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अलग बता दिया। बस ये क्या है, जनरल स्टेप करने के तरीके आपको मोस्टली ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ये चीज आ गई। अब यहां पर देखिए वो जो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स को देख के साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू निकालनी है हमको। तो भैया बताओ यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन एल हो जाएगा। और सिमिलर वे में साइन फाई की भी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये आएगा x अपॉन आर। तो इन वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपके पास में f बराबर आ जाएगा माइनस का mg x अपॉन एल प्लस का x अपॉन आर। बोलो इसके बाद का स्टेप क्या होता था? फोर्स निकालने के पश्चात आप लोग मास से डिवाइड करते थे ताकि आपको एक्सेलरेशन मिल सके। तो आपको एक्सेलरेशन जो मिलेगा a बराबर f बाई एम, तो a बराबर मिलेगा माइनस का g और x अपॉन एल प्लस का x अपॉन आर। फिर उसके अगला स्टेप बोलो फटाफट, स्टेप सारे सिखाए हुए हैं। कंपेयरिंग विद a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। यहां तो सर जी x दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? x को कॉमन निकाल लो, आपको x दिखने लग जाएगा। तो जैसे ही आपको x दिखने लग जाएगा तो आप कह सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है कितना बेटा? g बाई एल प्लस का g बाई आर। ये कैसे आ गया? तो g को मैंने अंदर मल्टीप्लाई निकाल लिया और x को कॉमन बाहर निकाल दिया कंपेयर करने के लिए। बोलो सही है?
सो यहां से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी बोलो ओमेगा की वैल्यू? ओमेगा बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ जी बाई एल प्लस का जी बाई आर। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस और नो? ओके, अब अगला स्टेप क्या करते हैं आप लोग जानते हैं। टी बराबर आप लिखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी बराबर आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा मतलब अंडर द रूट ऑफ जी बाई एल प्लस का जी बाई आर। ये आपके पास में एग्जैक्ट आंसर पहला मिल चुका होगा। टी बराबर 2 पाई, ये किसके लिए बेटा? ये वो पेंडुलम जिसकी लेंथ लार्ज है, लार्ज लेंथ का पेंडुलम जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल है। एम्पलीट्यूड क्या है? स्मॉल है। और ये जो एल है वो आर के कंपैरिजन में, मतलब आपको एल की जगह आर, 2R, 3R ऐसे देगा डेटा, आपको ये करना होगा। क्या ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए एक तो मैं जी को कॉमन निकाल लेता हूं, है ना, और एक आर को कॉमन निकाल लेता हूं। जी बाई आर को कॉमन निकाल लेता हूं। क्यों निकाल रहा हूं तो आप आगे चल के इसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। टी बराबर 2 पाई अंडर दी सॉरी अपॉन अंडर रूट ऑफ, मैंने क्या कॉमन निकाला था? जी बाई आर। तो आपने जैसे ही जी बाई आर कॉमन निकालेंगे तो देखो जी तो वहां से जा चुका होगा, तो ये आएगा आपके पास में आर बाई एल प्लस का 1। बोलो सही है या गलत है? तो आप बोलेंगे यहां तक तो सही सही लग रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो टी बराबर मिलेगा वो मिलेगा टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आर बाई जी होल डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का आर बाई एल। इस फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएगा। यस और नो? तो मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर जो सवाल बनते हैं, वो सवाल में सबसे स्टैंडर्ड सवाल बनता है वो है कि जब आपका L इक्वल्स टू R हो, उस समय आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम whose length is R। ठीक है, तो कैसे करना है? तो भैया L की जगह R रख दो। तो आप लिखोगे, सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे तो T बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ R बाई जी। बोलो सही है क्या? T बराबर 2 पाई अंडर रूट R बाई जी। अंडर द रूट ऑफ नीचे है 1 प्लस का R डिवाइडेड बाई R। बोलो सही है? तो R से R कटेगा, 1 1 प्लस 1 2। तो बेटा ये 2 इसके साथ में एडजस्ट कर दीजिए, तो आपके पास में आंसर मिलेगा T बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ R डिवाइडेड बाई 2G। यस और नो? ये इसका आंसर आपके पास में आ चुका है। क्लियर है? यस और नो? अब मैं आपको यहां पर एक स्टैंडर्ड डेटा सॉल्व करके बता रहा हूं। सॉल्व करके मतलब ये कि सॉल्व आपको खुद से करना है, मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, और रिजल्ट क्या है कि यदि आर की वैल्यू, जो कि आप जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होती है, जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, क्योंकि आपका जो बॉब था वो कहां था? सरफेस के पास में था, 9.8, या जी की जगह कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर लिख दीजिए, तो फिर वो आर क्यू अपॉन वो जो डेटा बनेगा, उन सारे डेटाओं को यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास में टी का जो एग्जैक्ट आंसर आता है, जो बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 59.8 मिनट, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 आवर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा कि ये। अब सोचो यदि आर की जगह 2 आवर वाला पेंडुलम दे देता मैं, या 4 आवर वाला, जैसा वो एग्जामिनर ऐसा देगा ताकि आपको इसका मल्टीपल बन जाए। इसका क्या बन जाए? मल्टीपल। तो अब आप आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा बेटा। जैसे यहां पर आर दिया, मान चलो आर की जगह उसने दिया होता 3 आवर, तो बेटा ये क्या हो जाता? 3 आवर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, 1 प्लस का 3 मतलब 4। कितना आ गया? 4 आ गया या नहीं आ गया? यस। तो 4 का रूट तो 2 हो जाएगा। यस और नो? तो 2 को एक बाहर डालो और एक 2 को अंदर डालो, तो 1/√2 इंटू टी, 1/√2 इंटू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ R/2G। इस वाले का आंसर आपको 1 घंटे मालूम है, 1 आवर।
तो 1/√2 से डिवाइड करना है, मतलब कितना आ जाएगा 1/√2 मतलब 0.707, तो 0.707 इंटू 1 आर मतलब 0.707 आर, खत्म। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप कर लीजिए 0.707 इंटू 60 कर लीजिए, तो ऐसा मत कर देना डायरेक्टली कर दिया है ना, थोड़ा सा सोच समझ के कैलकुलेशंस को करना है, यस और नो, ये बात समझ में आई। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, और वो कंडीशन क्या आती है कि जैसे मान चलो यदि लेंथ आपकी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लगे, सवाल है ये, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। क्वेश्चन है कि भैया इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल टेंस टू इंफिनिटी हो जाए तो क्या होगा। लेंथ टेंस टू इंफिनिटी मतलब अनंत लंबाई वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो अब कई लोग महानुभाव क्या करेंगे, देखिए टी बराबर लिखेंगे 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी, एल की जगह इन्फिनिटी रख दिया तो टी बराबर उनका आ जाएगा इन्फिनिटी, और ये गलत हो जाएगा, पहले ऑप्शन में अनंत देगा, जबकि वो आंसर नहीं आएगा। तो फिर कैसे करेंगे सर, ये तो फिर दो कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि जो पेंडुलम अभी तक हम लोग सीख के आए सिंपल पेंडुलम, वो पेंडुलम है जिनकी एक फिक्स लेंथ है, छोटे वाले पेंडुलम है, ठीक है। उस पेंडुलम को आपने घड़ी के लिफ्ट के अंदर रखा था ही नहीं रखा था, अब अनंत लंबाई के पेंडुलम को क्या आप लिफ्ट के अंदर रख पाओगे, नहीं। तो ये एक हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप गलती कर सकते हो। ये गलती होगी आपसे क्या है भैया, देखो यदि आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो क्या आप इसी के हिसाब से आंसर निकालोगे या नहीं निकालोगे। कितने लोगों ने अनंत निकाल लिया था बताओ, बहुत से लोगों ने निकाला होगा, भले कबूल नहीं करेंगे। टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आर अपॉन जी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस का आर डिवाइडेड बाई एल, सही है क्या। ये आपका लार्ज लेंथ के पेंडुलम का फॉर्मूला हो गया। अब एल की जगह आप इंफिनिटी पुट कर दीजिए, जैसे ही आप एल की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो यहां आपका इंफिनिटी बनेगा, तो आर अपॉन इंफिनिटी एनी नंबर डिवाइड बाई इंफिनिटी क्या होगा 0, तो ये 0 बन जाएगा, तो 1 प्लस 0 कितना होगा 1 होगा, और 1 का रूट 1 होगा, मतलब आपका आंसर यहां पर सॉल्व करके टी बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आर बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आर बाई जी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो सही है क्या। अब आप देखिए इसमें √2 एक्स्ट्रा है, मतलब जो आपने आंसर निकाला था उसमें यदि मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका जो आंसर आएगा वो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, सिंस मेरे पास रिजल्ट याद है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी है कैसे भैया, √2 इंटू 59.8 मिनट सॉल्व करना 1.414 इंटू, चलो एक काम करते हैं टेम्परली इसको 60 मान लेते हैं, ठीक है। टेम्परली इसको 60 मान लेते हैं 59.8 को, तो ये आपने 60 मान लिया तो ये 14 28 14 42 84 84 आ जाएगा आपके पास में, तो 84.6 कम 6 सो 84.6 मिनट, दैट्स इट, खत्म। ये आंसर है, याद रखना है। अनंत लंबाई वाले पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो आपका 84.6 मिनट है। तो भैया देखो जैसे आप जानते हैं लेंथ इंक्रीज होने पर टाइम पीरियड बढ़ता है, लेकिन बेटा अनंत लंबाई कर देने पर भी आपका जो टाइम पीरियड हो सकता है वो 84.6 मिनट हो सकता है। सो इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम पीरियड, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम पीरियड फॉर अ पेंडुलम, फॉर अ पेंडुलम कितना 84.6 मिनट। याद रहेगा डेटा, मैंने दोनों डेटा मिनट में करवाए हैं, 59.8 मिनट और 84.6 मिनट। 59.8 मिनट किसके लिए था, ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है, और 84.6 मिनट किसके लिए, ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ अनंत है। सवाल समझ में आ गए, दो सवाल सिंपल सिंपल से मैंने सवाल किए हैं। क्या ये सवाल आप पकड़ पाए हो या नहीं पकड़ पाए हो, ये मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये आपको मुझे बताना है। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। चलो अब कई लोग क्या सोच रहे होंगे, सर सेकंड पेंडुलम पहले पढ़ा देते थे और इसको बाद में ले लेते, कौन सा फर्क पड़ने वाला, कोई पहाड़ टूटेगा क्या, एक बात बताओ, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है।
क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे करते हैं ना, बुकलेट को देखते हैं, बुकलेट के हिसाब से चलते हैं कि सर बुकलेट में ये पहले दिया है, ये बाद में दिया है। बोलो यस और नो, समझ में आया? अच्छा, अब आपको थोड़ा सा काम करना है, बुकलेट के अंदर में डायग्राम नहीं दिया होगा तो उस डायग्राम को वहां पर बना लीजिए जहां पर वो है, ठीक है, क्योंकि हमें बुकलेट के अंदर में कंटेंट को थोड़ा सा प्रिसाइज भी रखना है ताकि आप जल्दी से चीजों को समझ सको। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग जो है वो है आपका सिंपल सिंपल तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अगला है आपका सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम, ये सेकेंड पेंडुलम क्या होता है बेटा? ये भी एक स्पेशल टाइप का ही पेंडुलम है। अब देखो क्या होता है, पहले मैं सवाल पूछ लेता हूं इस पे कैसे टाइप के सवाल बना सकता है एग्जामिनर। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम whose time period is 2 सेकेंड। ठीक है, ये ऐसा एक सवाल है। अब ये आपको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आंसर निकालेंगे। या फिर एक सवाल वो एग्जामिनर जनरली पूछ लेते हैं, वो सवाल कुछ ऐसा भी होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है अ पेंडुलम whose length is 1 मीटर, फाइंड टाइम पीरियड। ठीक है, ये दोनों सवालों का आंसर सेकंड पेंडुलम है। ये दोनों सवालों का आंसर सेकंड पेंडुलम है। मैंने सवाल बता दिए तो अब आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। कैलकुलेशन तो आप वैसे भी कर लोगे फास्ट। अब सवाल समझ लीजिए क्या है बेटा, सेकंड पेंडुलम क्या होता है। तो सेकंड पेंडुलम इज अ स्पेशल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड, ये एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकेंड। क्या है? 2 सेकेंड। एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। ठीक है, अब यहां से आपको इन सवालों के आंसर मिलने लग जाएंगे। वो कैसे है, आप सिंपल सी बात है, कैसे करोगे देखो, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी। सो अब यहां पर देखो t की वैल्यू आपने देख दी 2 बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी। मैंने आपको बार बार सिखाया है, जी से इस पाई को काट सकता हूं क्योंकि पाई अंदर जाएगा, पाई स्क्वायर बनेगा, ये जी कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो देखो 1 बराबर अंडर रूट ऑफ l, सो l का आंसर आ गया 1 मीटर। ठीक है, दोनों सवाल यहां पर निपट गए। क्या ये बात आपकी क्लियर है या नहीं है? यस और नो? अब ये तो मैंने कर लिया डायरेक्टली। अब यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं। वो पॉइंट क्या है कि यदि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन को प्रॉपर सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना, यदि मैं पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करता हूं तो एल का आंसर आएगा एग्जैक्टली 99.3 सेंटीमीटर। ये क्या है, एग्जैक्ट आंसर जो आपको याद रखना है, एग्जैक्ट आंसर है। बट जनरली 1 मीटर का भी आंसर वही आता है, वही हम लोग रखते हुए चलते हैं। जी की वैल्यू 9.8 रखोगे, पाई की वैल्यू 3.14। ये थोड़ी कोई फिनिट नंबर है, पाई इज नॉट अ फिनिट नंबर। ये तो पॉइंट के बाद में चलते रहता है। तो हम लोग बस 2 डिजिट में कर लेते हैं तो आंसर 1 मीटर मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 99.3 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 0.7 की कमी रह गई, मतलब आप कह सकते हो 7 मिलीमीटर कम रह गया 1 मीटर में। ठीक है, अब सोचो ना, 1 मीटर इतना लंबा जो चीज है उसमें 7 मिलीमीटर की क्या बिसात है, कुछ नहीं, रख लो, चल लो, एडजस्ट कर लो। क्लियर है? तो आपको सब जगह पे यही आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होता है सर कौन सा आंसर सही मानना है। दोनों सही है अपनी अपनी जगह, वो तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं, इसी बात पर ये सारी चीजें बेटा निर्भर करती हैं। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर कुछ सवाल करवा देता हूं। ये 2 टॉपिक खत्म होने के पश्चात में हमारे पास में एक पेंडुलम दिया गया है, हमारे पास में एक पेंडुलम दिया गया है जिसका लेंथ दे रखी है बेटा आपके पास में 40 सेंटीमीटर, और यहां पर इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया गया है। अब देखो मैं डेटा में लिख दिया हूं कि एंगुलर एम्पलीट्यूड, लेकिन हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर सिर्फ बोले कि एम्पलीट्यूड इज गिवन 0.04 रेडियन। ये मैंने सवाल आपसे सामने बना दिया। देखो ये सवाल का डेटा है,
अब इस डेटा के बेसिस पर मैं आपसे 2-4 सवाल यहां पर करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो, कौन सा सवाल? सबसे पहला सवाल आपके सामने है, फाइंड टाइम पीरियड। बोलो, यदि मैं सिर्फ टाइम पीरियड पूछ रहा हूं तो आपको एम्पलीट्यूड देने की जरूरत नहीं थी, लेंथ से काम चल जाता था। टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है। सो आप लिखोगे टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ, लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मान लीजिए, और इसे 10 मान के चलता हूं मैं। यदि मैं तो पॉइंट हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, तो कितना आंसर आएगा? ये 4 पाई डिवाइडेड बाई 10, सो आंसर विल बी 0.4 पाई। बोलो, समझ में आया? सिंपल कैलकुलेशन थी। हां, अब ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे ऑप्शंस दिए गए हैं, कैसे ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसे पाई की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो, या पाई से 10 को काट सकते हो, फिर इसका रूट ले सकते हो। एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन सॉल्व इट, बिकॉज यू आर फ्री टू सॉल्व इट। चलो, एक सवाल मैंने आपके सामने बता दिया। दूसरा सवाल यदि मैं यहां पर आपसे पूछता हूं तो वो है फाइंड टाइम पीरियड। पूछने के बाद में दूसरा सवाल यहां पर, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, जब कभी सवाल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे ओमेगा। क्या पूछ रहा है? ओमेगा। बोलो, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो बेटा कैपिटल टी तो मैंने निकाल दिया है अभी, तो इसमें पुट कर दीजिए। ये आप रखोगे 0.4 पाई। बोलो, कौन किसको लड़े, कौन किसके साथ लड़ेगा? पाई से पाई कैंसल, पॉइंट हटाओगे तो एक 0 बढ़ेगी, 4 पंजे 20 फाइ, और आंसर आ चुका है रेडियन पर सेकेंड। फाइ रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं निकाल चुका हूं। और क्या सवाल मैं पूछ सकता हूं आप लोगों से? और क्या सवाल मैं यहां पर पूछ, और भी देखो सवाल बहुत हैं, सवालों की कोई कमी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना चीजों को समझे हैं और आप यहां से क्या क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर आपसे पूछ सकता हूं, मान चलो हमारे पास एक सवाल है, लीनियर एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब। ये पूछ लिया मैंने। क्वेश्चन है, फाइंड लीनियर एम्पलीट्यूड ऑफ बॉब, लीनियर एम्पलीट्यूड ऑफ बॉब, ये आपका सवाल है। लीनियर एम्पलीट्यूड ये कहां से लाएं सर? ये तो आपने सिखाया ही नहीं यहां पे हम लोगों को। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, लीनियर एम्पलीट्यूड को यदि मैं ए मान लेता हूं तो आप सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या होता है वो? एस बराबर थीटा इंटू आर। तो थीटा इंटू आर मतलब, देखो अब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। देखो कैसे, ये आपका पेंडुलम, देखो ये ऐसे चलता है तो ये ऐसे हो गया, तो यहां पर ये आपको थीटा पता होना चाहिए और ये एल पता होना चाहिए। तो क्या आप इस वाली चीज को नहीं निकाल सकते? इसे सर्कुलर मोशन में ऐसे निकाला था, एस बराबर आर थीटा। तो यहां पर आपसे लीनियर एम्पलीट्यूड पूछा है तो आप ए बराबर क्या लगा दोगे? थीटा इंटू एल। थीटा कितना है और एल कितना है? 40 सेंटीमीटर आपको दिया है लेंथ, मतलब आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आ गया 0.4 इंटू थीटा कितना दिया है? 0.04 रेडियन। दोनों का क्या कर दीजिए बेटा? मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर आ जाएगा मीटर में। लेकिन यदि सेंटीमीटर में चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। कैसे? ए बराबर 40 सेंटीमीटर इंटू 0.04 रेडियन में है, तो बेटा 4 चौका 16 और 0.16 सेंटीमीटर, 0.16 सेंटीमीटर आना चाहिए। सही कर रहा हूं क्या मैं? 4 चौका 16, एक काम करता हूं, ऐसे नहीं करता हूं, कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है मेरे को। इसमें मैंने लिखा 40 इंटू 4/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 चौका 16 डिवाइडेड बाई 10, ओके 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है 1.6 सेंटीमीटर। लो, एक और सवाल हो गया, और सवाल बनाने हैं।
सवालों की कोई कमी नहीं है, बस करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, आपको देखते हुए चलना है। क्वेश्चन है फाइंड स्पीड ऑफ बॉब व्हेन इट मेक्स 0.02 रेडियन फ्रॉम वर्टिकल। अब कैसे करें सर, अब कैसे करें? तो ये सिंपल सी बात है। कैसे? स्पीड पूछी है हमसे, तो हम जानते हैं v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब आपके पास में लीनियर डेटा है। लेकिन यहां पर देखो जो डेटा दिया है वो रेडियन में दिया है, मतलब x को उसने रेडियन में ही कंसीडर करते हुए आपको डेटा दिया गया है। तो आप अब इस डेटा को कैसे लोगे? तो भैया सिंपल सी बात है कि आपसे पूछ लिया है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ओमेगा के फॉर्मेट में। तो ओमेगा डैश बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ इसे मान लेते हैं थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर। बोलो समझ में आया? सिंपल चीजें हैं, आप सब लोग जानते हैं। ओमेगा आपका ये वही वाला है, बट बाकी चीजें बदल रही हैं। तो यहां पर आपके पास में ओमेगा डैश विल बी इक्वल्स टू फाई अंडर द रूट ऑफ थीटा नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड। अभी निकाला था मैंने एम्पलीट्यूड शायद। एक तो ये रहा 1.6 का, हालांकि मैं इससे भी कर सकता था ना, बट इससे फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी परेशानी होती थी, तो लीनियर स्पीड मिल जाएगी। लेकिन यहां पर हम लोग एंगुलर स्पीड निकाल रहे हैं, तो फाई थीटा नॉट है आपके पास में 0.04 था कुछ, तो भी देखो एक बार 0.04, तो 0.04 का स्क्वायर माइनस 0.02 का स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपके पास में यहां पर सॉल्व होके आंसर निकल के आएगा। तो 4 का स्क्वायर करो 16, 2 का स्क्वायर करो 4, कितना बच गया? 12 है ना, 12 बच गया। ओके, नीचे से पॉइंट 100, तो 100 का स्क्वायर है तो 100 ही बाहर आएगा। तो ओमेगा डैश का आंसर जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा? ओमेगा डैश बराबर 5/100 इंटू अंडर द रूट ऑफ 12। सो ओमेगा डैश बराबर 5/100 इंटू 4 तिया 12, मतलब 2√3। सो ओमेगा डैश बराबर 5 दूना 10, तो इसको काट लो, तो 1/10 इंटू 1.732। सो ओमेगा डैश का आंसर आएगा 0.1732। दैट्स इट, ये आंसर आ गया। यूनिट क्या होगी बेटा? रेडियन पर सेकंड में। एक बात बता दूं, मैं आपसे लीनियर स्पीड भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मैं एंगुलर पूछ रहा हूं तो वही बतानी है। यदि मान के चलो मैं आपसे लीनियर स्पीड पूछता तो क्या करते थे? तो भैया आपका फॉर्मूला क्लियर है, v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। लेकिन अब आपका जो x है ना वो नहीं दिया है, तो x दे देगा तो x के फॉर्मेट में भी कर लेंगे। कैसे? जैसे मान चलो यहां पर मेरे पास है, ये क्या है? लीनियर एम्पलीट्यूड है 1.67 सेंटीमीटर का, तो वो दे देगा 0.2 सेंटीमीटर या 0.4 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, जो उसको देना है वो दे सकता है। आपको फॉर्मूला प्रॉपरली आने चाहिए। हां, यहां पर ये वाला जो सवाल था पर्टिकुलरली मैं नोट डाउन करवाना चाहूंगा, इस वाले सवाल को एक बार फिर से देखना। मैंने सवाल में पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ बॉब व्हेन इट मेक्स 0.02 रेडियन फ्रॉम दी वर्टिकल। मैंने ऐसे पूछा है, यस और नो। तो अब आपको है ना ऑप्शंस चेक करने, तो ऑप्शंस में आपको डेफिनेटली रेडियन पर सेकंड में ही डेटा दिया रहेगा। तो एसएचएम के अंदर में हम चल रहे हैं, तो v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है व्हेन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। और सिंपल पेंडुलम में हम लोग देख चुके हैं कि ये एसएचएम कर रहा है, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम दोनों तरीके से निकाल के देखा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि v को ओमेगा डैश से रिप्लेस कर दिया। भाई स्पीड एट एनी पोजीशन, ओमेगा आपका वही ओमेगा है जो एंगुलर स्पीड बन रही है, अंडर द रूट ऑफ थीटा नॉट स्क्वायर माइनस का थीटा स्क्वायर, मतलब लीनियर एम्पलीट्यूड्स को, लीनियर वेरिएबल्स को एंगुलर वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। बाकी कुछ नहीं है, इसको सवाल को ध्यान से देख लेना। ऐसा सवाल यदि पूछे एग्जामिनर तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐसे सवाल को टैकल किया है। बोलो समझ में आया? चलो आगे बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट पर। एक और सवाल हम लोग यहां पर करना चाहते हैं, ठीक है? सवाल है कुछ ऐसा
क्वेश्चन, देखो सेकंड पेंडुलम हम लोगों ने पढ़ लिया है। सेकंड पेंडुलम से रिलेटेड हम लोगों ने सारी जो छोटी छोटी सी जो बेसिक चीजें थी उनको हम लोग यहां पर कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो पेंडुलम आएगा हमारे पास में वो फिजिकल पेंडुलम आएगा। उसको करने से पहले हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास में न्यू टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 2.5 सेकेंड। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, एक सेकेंड पेंडुलम है जिसका नया टाइम पीरियड आपको दिया गया है 2.5 सेकेंड। तो सवाल यह है कि बाय व्हाट ड्यूरेशन clock will get delayed in 24 hours। ये सवाल है, ठीक है। एक्चुअल में देखो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के बेसिस पर वो आपको कैलकुलेशन करता है 24 घंटे की। अब सवाल में क्या बोला है कि हम लोगों ने क्या किया, कुछ तो भी छेड़खानी करी सेकंड्स पेंडुलम से, तो उसका नया टाइम पीरियड जो है वो आ गया 2.5 सेकंड। अब इस पेंडुलम का उपयोग करते हुए यदि हम लोग बात करें तो आपको बताना है कि 24 घंटे में वो घड़ी जिसके अंदर में ये पेंडुलम लगा है वो कितनी पीछे रह जाएगी। एक्चुअली मैं बताऊं ये सेकंड्स पेंडुलम कौन सा वाला होता है, जो हमारी घड़ियों में लगा होता है, ये वही सेकंड्स पेंडुलम होता है। 2 सेकंड, 1 2 1 2, एक पूरा चक्कर लगाने में 2 सेकंड, ठीक है। उसी के बेसिस पर घड़ी चल रही होती है, ठीक है। नाउ सवाल क्लियर हुआ ये आपको। तो अब इसको करना कैसे है, देखो यहां पर एक गलती होगी, क्या गलती होगी और सही कैसे होगा आपको निकालना है। देखो एक तो मैं 2 सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसमें 2 सॉल्यूशंस कर रहा हूं, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। 2 सेकंड में 0.5 सेकंड पीछे रह गई, ठीक है। और तो 1 सेकंड में आएगी 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 24 आवर्स में होगा कितना, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। एक सॉल्यूशन तो मैंने ये लिख दिया, और दूसरा सॉल्यूशन मैंने लिखा है 2.5 सेकेंड में 0.5 सेकेंड पीछे रह गई, तो 1 सेकेंड में 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 24 आवर्स में 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड। आपको कौन सा सॉल्यूशन सही लग रहा है उसे टिक कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और आप अपना सॉल्व कर लीजिए। कौन सा सही लग रहा है, तो भैया आपका आंसर है नीचे वाला सही है, क्योंकि देखो नया टाइम पीरियड तो यही है ना, तो 2.5 सेकंड जब चल रही है तो वो ऑलरेडी 0.5 सेकंड क्या हो गई, पीछे रह गई। तो ये 24 घंटे में कितनी पीछे रह जाएगी, इतनी पीछे रह जाएगी, यस और नो। तो आंसर कैसे निकालोगे, इससे काटोगे 5 बार, 5 से काट लो इसको, 12 पंजे 60, 24 को लिख लो 2 इंटू 12, तो 12 12 144, 144 इंटू 2 करोगे 288, 288 गुना 60 कर लो तो 288 इंटू 60, मतलब इसको इतना हटा लो, 288 मिनट आ गया। और 288 मिनट का मतलब पता है कितना हो गया, 6 12 6 18 6 चौका 24, 240, 240 में कितने बच गए अभी भी 48, तो 4 घंटे 48 मिनट का फर्क पड़ जाएगा 24 घंटे में। बात समझ में आ रही है, तो 4 घंटे 48 मिनट ये क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। बस खत्म आंसर। समझ में आया या नहीं आया, बोलो फटाफट से, कोई डरने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल से टॉपिक है। अब यहां पर हमारे पास में एक और लास्ट टॉपिक हम लोग यहां पर टाइप्स ऑफ पेंडुलम में जो कर लेते हैं वो है आपका फिजिकल पेंडुलम। क्या है, फिजिकल पेंडुलम। अब क्या होता है ना कि हर बार हम लोग पेंडुलम को ही लेके आए, एक स्ट्रिंग लेके आए, फिर एक बॉब लेके आए और फिर उससे पेंडुलम बनाए, तो ये हर बार फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है। कई लोग थोड़े से आलसी होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कई लोग थोड़े से आलसी होते हैं ऐसा नहीं है, कई लोग जो आलसी होते हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और नॉर्मल चीजों से उन सारी चीजों को एडजस्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी यदि रिजिड बॉडी
से हम लोग पेंडुलम फॉर्म कर सकते हैं। एनी रिजिड बॉडी इफ सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस देन इट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल पेंडुलम। क्या बोला मैंने? कोई भी रिजिड बॉडी मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से थोड़ी सी लिंक होगी। एनी रिजिड बॉडी इफ ऑसिलेट्स विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स एक्सिस देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ फिजिकल पेंडुलम। ये क्या बना देगी बेटा? एक फिजिकल पेंडुलम बना देगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, देखो ये ऐसा एक डायग्राम आपको लगभग हर बुक में मिलेगा। ऐसा ये गुड्डा सा जैसा बैठा रहता है वैसा एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है मेरे गुड्डे की मुंडी थोड़ी सी इधर उधर हो रही हो, बाकी ऑलमोस्ट आपको सब जगह ऐसा ही देखने को मिलेगा। हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं, यहां पर एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बना देते हैं, यहां से एक ऐसी एक्सिस बना देते हैं जो इसके सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास कर रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ये जो बॉडी है ना ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रही है, तो इसका कहीं यहां पर सेंटर ऑफ मास है, तो ये बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास ही है जो आपका क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। ऐसा मैं यहां पर मान के चलता हूं। तो मैं मान के चलने पर यहां पर क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ मास के लिए पाथ तैयार कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये उसकी मीन पोजीशन हो गई जो आपका पहला इनिशियल पोजीशन कभी ना कभी तो रही होगी कि नहीं रही होगी। मान के चलो ऐसे, ये पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ये इसकी पहले इनिशियल मीन पोजीशन थी। ये किसी समय की इसकी पोजीशन है जहां पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। मैंने यहां पे एक और पॉइंट मान लिया, वो क्या मान लिया, लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा जो इस सेंटर ऑफ मास ने, या मैं बोलूं इस बॉडी की जो एक्सिस ने है यहां पर बना लिया है। इसका मास कितना मानना है, इस बॉडी का मास कुछ तो भी मानना पड़ेगा। शुरुआत करने के लिए वो m मान लेते हैं। हालांकि अब आप बोलेंगे सिंपल पेंडुलम में तो मास की जरूरत नहीं होती, क्यों मान रहे हो, लेकिन यहां जरूरत पड़ेगी, फिजिकल पेंडुलम है तो हम लोग देखते हैं बेटा m मान लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे मैं कितनी मान लेता हूं, d मान लेता हूं। उसे कितनी मान लेता हूं, d मान लेता हूं। और यहां पर एक पॉइंट और रह गया होगा, यदि आपको याद आ गया होगा तो, कि भैया ये जो कितना ऑसिलेट कर रहा है किसी समय वो x दूरी पर पहुंचा है। ठीक है, ये सारा डेटा मेरे मानने के पश्चात अब इसको हम लोग शुरू करना चालू करते हैं। अब देखो ये फिजिकल पेंडुलम है, बॉडी है, बॉडी का मास है और वो घूमती है, तो हम लोगों को टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगाना है। याद करिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने सॉरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन नहीं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो हम लोगों ने पुली के सवाल किए थे उनको मासलेस पुली माना था पहले, बराबर है। और जब उन्हीं पुली को हम लोग मास दे देते तो मैंने वहां पर बताया था कि भैया यदि पुली को मास दे दिया तो टॉर्क आ जाएगा। पुली को मास देते ही क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसे टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट को कहां सीखेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पर टॉर्क अप्लाई करना सीखा, तो वहां पूरी की पूरी पुली घूम जाती थी। यहां पर हम लोग क्या मान रहे हैं, यहां बॉडी है ये थोड़ी सी घूम रही है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखो इस पर जो लगने वाले टॉर्क की यदि मैं बात करता हूं, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, जो इसको इधर लेके जाने की कोशिश करेगा, कैसे करेगा, तो आप बोलोगे देखो ये तो सर जी आपका ठहरा mg, ठीक है, और ये mg में यदि मैं बात करूं तो यहां पर यदि फोर्स के हिसाब से देखता तो ये फोर्स आपका ऐसे हो चुका होता था, यस और नो, बोला सही बात है। अब इस फोर्स में ये mg का ये वाला कंपोनेंट यहां पर आ रहा है, ऐसे करोगे, देखो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात वैसे तो है नहीं। यदि मैं देखता हूं तो कैसे करूं बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मैं बॉडी को थोड़ा सा बड़ा छोटा ये सब चीजें लेता हूं तो यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी वाली बात हो जाती है। वैसे देखो तो ये वाला एक एंगल यहाँ पर आप ले लोगे थीटा, तो फिर ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, देखो ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया आपका mg sin थीटा, और इसकी
लगभग इसको यदि मैं ऑलमोस्ट सिमिलर में मान लूं, देखो ये जो है मैंने काफी आगे बनाया हुआ है, यदि इसको हम लोग ऑलमोस्ट सेम मान लें तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डी आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो हम लोग टॉर्क कह सकते हैं माइनस एम जी डी साइन थीटा, माइनस एम जी डी साइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही करके आए हैं आप लोग पहले जब फिजिकल सिंपल पेंडुलम का एंगुलर एसएचएम के बेसिस पर जब हम लोगों ने क्या सीखा था, एनालिसिस सीखा था। तो वही कर रहा हूं, टाउ बराबर माइनस एमजीडी साइन थीटा। फिर हम लोग कहेंगे अगला स्टेप, बोलो फटाफट से, फॉर स्मॉलर एम्पलीट्यूड, यदि हमारे पास में एम्पलीट्यूड क्या है, छोटा है, तो बेटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, तो टाउ बराबर आएगा माइनस का एम जी डी इंटू थीटा। बोलो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपका कंपेयरिंग टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा से, कंपेयरिंग टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा से। तो यहां से आप लिखोगे अल्फा बराबर आई, सॉरी टाउ अपॉन आई, तो आपके पास में कितना आएगा, कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं क्या मैं, हाँ सही कर रहा हूं, टाउ अपॉन आई, तो आप लिखोगे टाउ बराबर, तो माइनस एम जी डी थीटा था, मुझे क्या चाहिए था, अल्फा टाउ, मतलब माइनस एम जी डी थीटा अपॉन में आई। बोलो सही है। उसके बाद का स्पेस क्या, उसके बाद का स्टेप क्या था, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपैरिजन। एक्चुअली क्या मेरे दिमाग में ये वाला स्टेप पहले चलने लग गया, तो मैं सोच रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं कुछ भूल तो नहीं गया, तो भूला कुछ नहीं था, मेरे दिमाग में ये वाला स्टेप पहले चल रहा था, मैं सोचा ओमेगा क्यों नहीं आ रहा, ओमेगा क्यों नहीं आ रहा, तो आएगा क्यों नहीं आएगा, ये थोड़ा सा आगे था। तो अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे तो आपके पास में ओमेगा स्क्वायर मिलेगा बेटा एम जी डी अपॉन आई। बोलो यस और नो। और व्हाट डू यू मीन बाय आई, यहां पर क्या है, आई है आपका यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई माने मैं नहीं, तो ओमेगा बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ एम जी डी डिवाइडेड बाई आई। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आई क्या है, कौन सा वाला आई आपको कंसीडर करना है, तो आई लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, लिख देना यहां पर कि मैं लिख के बताऊं, सर लिख दो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लटकन बिंदु के अनुदिश जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, अगला स्टेप बोलो क्या है, अगला स्टेप है टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी का आंसर आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब अंडर द रूट ऑफ एम जी डी अपॉन आई। सो यहां पर आपके पास में टी का फॉर्मूला आएगा टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई अपॉन एम जी डी। टी का फॉर्मूला कितना आएगा, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम जी डी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे आगे देखते हैं हम लोग, इसमें थोड़ी सी चीजें और कर लेते हैं। वो क्या है, थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं। वो क्या है, देखो यदि आपको हमेशा इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये तो आपकी सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट आपको हमेशा पता रहता है स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए, और ये आपका डी डिस्टेंस के अबाउट चाहिए, मतलब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बेसिस पर काम कर सकते हो क्या, तो आप कह सकते हो कि भैया आपको जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल रहा है उसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस का मास ऑफ द बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन एम जी डी। ये हो गया आपका फॉर्मूला, आपको याद हो जाएगा, याद या नहीं होगा, बोलो फटाफट से यस और नो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलो अब इस पे सवाल कैसे बनेंगे, जैसे मान के चलो आपने एक रिंग लटका दी, ठीक है, ये रिंग ऐसे रिंग है और मैंने इसको क्या कर दिया भैया, इस रिंग को मैंने यहां पर ऐसे लटका दिया। अब आपको बताना है, तो करना कुछ नहीं है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बाकी तो आपको आता है। तो बेटा इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस का एम डी स्क्वायर, तो बेटा सेंटर ऑफ मास होगा आपका एम आर स्क्वायर प्लस का एम आर स्क्वायर, तो आंसर विल बी
2mr²। ठीक है, याद रखना यहां पर ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी r के बराबर है, तो r बराबर d के हिसाब से आगे आ जाइए। तो t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 2mr² अपॉन mg, और d कितना आएगा r। क्यों? सेंटर ऑफ मास से सस्पेंशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपकी कैपिटल R के ही बराबर है। लो भैया कर लो, R से R कैंसल, M से M कैंसल, और कुछ बच रहा है क्या? नहीं। तो T बराबर आ गया 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 2R अपॉन G, और ये आंसर तो हम लोग निकाल के आए है ना, 84.6 मिनट आया था ना इसका आंसर। याद आ रहा है कुछ? हाँ, गलत है वो R रेडियस ऑफ द अर्थ था, यहां पे R रिंग की रेडियस है, गलत मत कर देना। ठीक है, श्योर। अच्छा, रिंग का सवाल पूछ लिया भैया, मैं तो सवाल पूछने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हूं, मैं कोई भी सवाल आपसे डायरेक्टली पूछ सकता हूं। कैसे? रिंग की जगह मान के चलो मैंने आपसे पूछ लिया सवाल, डिस्क है आपके पास में, ये डिस्क हो गई, लो बोलो करो डिस्क में क्या होगा, ये यहां पर लटका दी। देखो ध्यान रखना, मैं कॉर्नर पे लटका रहा हूं, लेकिन एग्जामिनर कैसा सवाल देगा मुझसे पूछ के नहीं देंगे, मैं पहले से क्लियर कर रहा हूं ये चीजें। लेकिन इनसे बाहर भी कुछ नहीं जाएगा, भले ही मैं ये बातें बार बार बोलता हूं आपको कि मुझसे नहीं पूछेगा, मुझसे नहीं पूछेगा, मतलब मुझसे एग्जैक्टली पेपर थोड़ी बनवाएंगे एग्जामिनर। हाँ, बट जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, तरीका आपको सिखा दिया है मैंने। अब भाई यहां की जगह मान लो यहां लगवा दे, क्या दिक्कत है भाई? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना आना, ये तो हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन सीख के आए, यहां थोड़ी कुछ नया कर रहे हैं, यहां तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है। तो भैया देखो, पहले तो आप आई निकालो, तो आई कितना आएगा, हाफ mr² प्लस का mr²। ये कहां से आया? कई लोग तो यही सोच रहे होंगे भैया सेंटर ऑफ मास के अबाउट हाफ mr² होता है डिस्क का, तो जो आई आएगा उसका आंसर आएगा 3/2 mr², और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी d बराबर कैपिटल R। तो फॉर्मूले में रख दीजिए, तो आप लिखोगे t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 3/2 mr² अपॉन mgr। कैंसलेशन करना है, कुछ r से r काटो, m से m काटो, तो बेटा आंसर कितना आएगा, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 3r अपॉन 2g। मैं तो बोलूंगा ये रिजल्ट भी याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, है ना, मेहनत ही नहीं बचेगी एग्जाम में, सीधा आंसर याद है सर, ये आंसर आएगा इसका, ये आंसर आएगा इसका। अच्छा, और एक सवाल करवाऊं। अमूमन आपने देखा होगा कि पेंडुलम में क्या लटका रहता है, एक रॉड लटकी होती है, एक रॉड ऐसे लटक रही होती है, तो भैया रॉड लटका के करवा लो, क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है क्या? मान के चलो ये आपके पास में थिन पतली सी रॉड है, देखो ये नीट लेवल के सवाल है, इसकी लेंथ L है, ओके, और इसको मैंने लटका दिया है यहां पर, ठीक है, इसको मैंने कहां लटका दिया है, यहां पर। तो आप बोलोगे T बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कितना आएगा, तो रॉड के एक एंड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, क्या होता है 1/3 ml² या ml²/3, तो ml²/3 डिवाइडेड बाई mg, और d क्या होता है बेटा, d इज द डिस्टेंस ऑफ सस्पेंशन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास। तो बेटा सेंटर ऑफ मास तो यहां पर आएगा L/2 पर, यस और नो? अरे बोलो, लो भैया हो गया, यहां पर आपको L/2 रखना है। तो अब कैंसलेशन लगाओ, यहां पर कैंसलेशन जब लगाओगे तो m से m कटना है, L से L कटना है, ये 2 ऊपर जाना है, तो t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 2L अपॉन 3g इज द आंसर। बोलो सही है क्या? अब क्या लग रहा है, ये नीट के सवाल हैं, ये क्या है, नीट के सवाल हैं, ऐसे सवाल पूछेंगे। देखो 3R अपॉन 2g और 2L अपॉन 3g, कंफ्यूज मत हो जाना, सेम सेम आंसर नहीं है, बिल्कुल अलग अलग आंसर हम लोगों ने निकाले हुए हैं। अब एक पॉइंट, अब इसी सवाल को एग्जामिनर जेई वाले बच्चों से पूछना चाहता है, तो उनकी तो भावनाओं के साथ खेलेगा भाई, वो बोलेगा यहां हम लोगों ने क्या ली थी, ध्यान करो, मैंने सवाल जब बोला था मैंने बोला था यूनिफॉर्म रॉड, क्या बोला था बेटा, यूनिफॉर्म रॉड। एग्जामिनर आपको लगता है जेई वालों को यूनिफॉर्म रॉड पे पूछेगा? नहीं, वो उनसे बोलेगा एक रॉड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी लेंथ के अकॉर्डिंग ऐसे चेंज हो रही है। तो भैया पहले तो आपको जेई वाले बच्चों को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कहां है एग्जैक्टली।
बात समझ में आ रही है। और सेंटर ऑफ मास का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला आपको भी सिखाया गया है, फॉर्मूला आपको भी सिखाया गया है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है वो नीट और जेई में अलग अलग होता है, तो इसलिए मैं आपको डिस्टिंग्विश करके भी बताते चलता हूं। क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जेई एडवांस के सवाल बनाए रहते हैं, तो उनको भी सावधानी। भाई देखो सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, अभी आपका प्रायोरिटी पे वही टारगेट है। जब आप एग्जाम क्रैक कर लो तो उसके बाद समय मिलेगा, आप आराम से बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स लेके बैठ जाना, आराम से सवाल करते बैठना। देखो लॉजिक है, कुछ नहीं है इनमें, देख रहे हैं ना ये कॉन्सेप्ट, यहां तक आपने कॉन्सेप्ट तो देखे हुए ना, सवाल बनाना आपके बाएं हाथ का भी खेल है। हाँ, अब हो सकता है कि एग्जामिनर के मन में नहीं आया इतना डिफिकल्ट बनाने का, वो बोले यहां लगा दूं सस्पेंशन पॉइंट, यहां से L/4 डिस्टेंस है, तो करवा लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी नहीं है। क्यों, अब इसके अबाउट आपको सेंटर ऑफ मास निकालना कहां सिखाया है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, रोटेशनल मोशन में, तो उसके बेसिस पर मैं टाइम पीरियड के सवाल बना रहा हूं। देखो ये जो सवाल मैं इतने अच्छे लेवल तक पहुंच जा रहा हूं आपके लिए, उतने डिफिकल्ट लेवल तक सवाल बनेंगे नहीं, लेकिन हम लोग एक प्रिकॉशनरी एक्शन की, मान के चलो एग्जामिनर ने बहुत डिफिकल्ट पेपर बना दिया तो इससे बाहर नहीं बनेगा, इतना जरूर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, श्योर। सो इसी के साथ में बेटा हमारा पेंडुलम का बहुत सारा हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इसके बाद में हमारे पास में बचता है एक तो स्प्रिंग पेंडुलम बचता है। स्प्रिंग पेंडुलम का 1 या 2 लेक्चर जो भी है, कटिंग वटिंग, स्प्रिंग कटिंग वगैरह से लेकर के स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल और तमाम तरह के स्प्रिंग पेंडुलम का फॉर्मूला निकाल के टाइम पीरियड उसका निकाल लेंगे। एंड इसके बाद में हमारे पास में एक पॉइंट और बच जाता है, वो है आपका एनालिसिस या एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग SHM। ठीक है, 2 चीजें और बची हैं आपके लिए इस चैप्टर में, और उसके साथ में ही आपका ये जो है क्या बोलते हैं ऑसिलेशन चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में यदि और थोड़ा सा यदि मैं बोलूं तो डैम्प ऑसिलेशन वगैरह चीजें हैं छोटी सी, उस पर पूछा पाछी ज्यादा होती नहीं है। डैम्प ऑसिलेशन, उसका एक फॉर्मूला आपको आप बुकलेट को गो थ्रू करोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें दिखी हुई मिलेंगी, ठीक है, श्योर है। सो इसी के साथ में अपने आज के इस लेक्चर को बेटा हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए